हिंद नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये फ्रेंड्स, जो हम क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसमें हमारा क्लास 6 से 8 कंप्लीट हो गया। क्लास 9 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारी इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियोस वॉच आउट करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, सारे ही टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कराया गया, जैसे ही मैंने सीरीज वाइज कराया। अगर एज इट इज़ आप इन सारी वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक भी डाउट आपके माइंड में नहीं बच पाएगा। ये मैंने पूरी कोशिश की। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रहता है तो आप देखिए वीडियो, और देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक डाउट लेने का पूरा प्रयास करूंगी। और जुड़ सकते हैं हमारी इस सीरीज के साथ। तो और अगर चैनल पर नए आए हैं ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी इस सीरीज का हिस्सा बन सके। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज का हिस्सा बन के अपने हर एक डाउट्स को क्लियर कर सके। और हाँ, अपनी राय भी हमें जो है अवश्य बताइए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको जो भी समझ में आए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, बट प्लीज़ रिस्पॉन्स से अवश्य किया करिए। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। तो आज हम करने वाले फ्रेंड्स, हम देख रहे थे हमारा क्या, हम कवर अप कर रहे हैं क्लास 9 का हमारा चैप्टर 15 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, वो बाय मिस्टेक निकल गया। चैप्टर 16 कवर कर रहे हो। चैप्टर 16 है क्या? हमारा सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं एवं उनसे बचाव, हम ये देख रहे हैं। इनमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए। फटाफट एक बार उनका रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर। बताइए क्या, आप कमेंट करके बताइए। चलते रिवीजन लेते हैं। हमने जस्ट ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं के कारण देखे थे। वो कौन कौन से कारण हैं? लापरवाही, जानकारी का अभाव, मनोवैज्ञानिक कारण और सामाजिक कारण। ये सारे कारण देखे थे हमने किसके बारे में? जो सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। और दूसरा जो टॉपिक हमने कवर किया था फ्रेंड्स, वो हमने देखा था सामान्य दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। कारण तो जान लिए हमने, अब उससे बचाव किस तरीके से किया जा सकता है उसके बारे में हमने देखा था। फिर कुछ क्वेश्चंस हमने आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आपने इनको भी सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था विभिन्न प्रकार की सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं, जिसमें हमने जलना देखा था, जलने के लक्षण देखे थे, प्राथमिक उपचार देखे थे। फिर हमने देखा था कपड़ों में आग लग जाए तो अगर कपड़ों में आग लग के कोई व्यक्ति जल रहा है, किसी कपड़े में आग लग गया, तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके उपचार किस तरह से किए जाने चाहिए, ये हमने देखे थे। फिर हमने तेजाब से जलना देखा था कि अगर कोई व्यक्ति तेजाब से जल गया है तो किस तरह से उसको फर्स्ट एड देना है, यानी कि किस तरह से जो उसको उपचार करना है, वो भी हमने देखा था। फिर हमने छार से जलना भी देखा था, उसका भी उपचार देखा था। बिजली से जलना देखा था, उसका उपचार देखा था। झुलसना के बारे में भी हमने देखा था। और जलने और झुलसने में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमने जाना था। साथ ही साथ झुलसना के उपचार भी हमने देखे थे। तो ये सारे ही टॉपिक फ्रेंड्स हमने हमारे प्रीवियस क्लास के माध्यम से कवर किए थे। आई होप आपने वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो और जुड़ सकते हैं हमारे इस सीरीज के साथ। चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक पानी में डूबना है। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब गया है तो किस तरह से आपको उपचार करना है, उसके क्या लक्षण हैं, सभी के बारे में हम जानते हैं। तो लक्षण देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब गया है तो पीड़ित व्यक्ति को घुटन महसूस होती है जो पानी में डूब जाता है, तथा श्वास लेने में परेशानी होती है। पॉइंट 2, शरीर का तापमान गिर जाता है। पॉइंट 3, मुख से झाग निकलता है। यानी कि ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं किसके? जो व्यक्ति पानी में डूब गया है। अब देख लेते हैं उसका उपचार किस तरह से किया जाता है। तो पहले सर्वप्रथम देखते हैं, पानी में डूबे व्यक्ति को बाहर निकालकर उसके मुंह को खोलकर दांतों के बीच एक लकड़ी फंसा दें, ताकि दांतों में जकड़न ना हो। यानी कि बेहोश होने के बाद वो दांतें आपस में बैठ जाती है ना, तो वो ना हो। दूसरा पॉइंट है, इसके पश्चात रोगी को पेट के बल लिटाकर अपने दोनों हाथों को उसके पेट के नीचे रखकर धड़ को ऊपर की ओर उठाया जाता है, ताकि उसके फेफड़ों से पानी निकल जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि जब जल में डूबने से व्यक्ति का क्या होता है, पेट एवं फेफड़ों में पानी भर जाता था, श्वास नली सिकुड़ जाती है, ये होता है ना। तो ये इसके लिए क्या करना है
कि इसके पश्चात रोगी को पेट के बल लिटाकर अपने दोनों हाथों को उसके पेट के नीचे रखकर धड़ को ऊपर की ओर उठाया जाता ताकि उसके फेफड़ों से पानी निकल जाए। तीसरा है, जब मुंह एवं नाक से पानी निकलना बंद हो जाता है तब उसे पेट के बल लिटा दिया जाता है। इसके पश्चात एक कपड़े को गोलाकार बनाकर उसके पेट के नीचे रखकर स्वयं अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रखकर दबाएं तथा एकदम छोड़ दें। 1 मिनट में 12 बार अनुपात से यह क्रिया की जाती है। इस तरह पीठ को दबाने से फेफड़ों में से वायु बाहर निकलती है तथा दबाव हटा लेने पर पुनः प्रवेश करती है। यदि डूबे हुए व्यक्ति के जीवित होने की कोई भी प्रमाण दिखे तो यह क्रिया 1 घंटे या इससे अधिक समय तक करते रहना चाहिए। यह कृत्रिम श्वास की एक विशेष ही विधि है। जो हमने कृत्रिम श्वास पढ़ा ना, तो वो इसकी एक विधि है। चौथा पॉइंट है, जब रोगी को स्वाभाविक श्वास लेने तथा कोई वस्तु उसके गले के नीचे जा सके तब उसे गर्म चाय अथवा ब्रांडी पिलानी चाहिए। इससे उसके शरीर में गर्मी आएगी तथा सदमा और घबराहट भी दूर होगा। 5वां पॉइंट है, बच्चे के डूबने की स्थिति में उसे पानी से बाहर निकालकर उल्टा सिर नीचे और पैर ऊपर करके पकड़कर शरीर के मध्य भाग को उठाकर पकड़ना चाहिए। इस क्रिया में फेफड़ों का पानी बाहर आ जाता है। ये किसके लिए? बच्चे के लिए है। 6वां पॉइंट है, पीड़ित व्यक्ति को शरीर को तौलिए से पोंछकर गुनगुने पानी की बोतल उसके पास रखनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 7 है कि इस सारी प्राथमिक चिकित्साओं के अलावा रोगी को यथाशीघ्र डॉक्टरी सहायता दिए जाने का प्रयास भी करना चाहिए। तो ये तो हमने जान लिया किसके बारे में, कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब गया है तो किस तरह से उसका उपचार करना है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। कृत्रिम श्वास देने की एक अन्य विधि के अंतर्गत मरीज को पहले लिटाना चाहिए। हमने एक विधि तो देख ली, दूसरी विधि देख लीजिए किस तरह कृत्रिम श्वास देनी है। तो देने की एक अन्य विधि के अंतर्गत मरीज को पहले लिटाना चाहिए, तत्पश्चात शरीर से नीचे सिर का भाग रखकर एक हाथ के सहारे से पीड़ित व्यक्ति के मुंह पर मुंह रखकर कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। इसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति को लिटाकर सिर एक तरफ करके बाहें शरीर के दोनों ओर फैलानी चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को इसी स्थिति में लिटाना चाहिए। तो इस तरह से भी आप कृत्रिम श्वास दे सकते हैं। 2 विधि हमने जान ली किसी को भी कृत्रिम श्वास देने के लिए। अब देखते हैं लू लगने पर कैसे उपचार करना है, उसके लक्षण देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लू लगने पर क्या होता है? लू लगना समान रूप से घटित होने वाला है। एक घटना है, प्राय तेज गर्मी एवं धूप में रहने से लू लग जाती है। तेज धूप में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। लू लगने पर कई बार शीघ्र एवं समुचित उपचार न हो पाने की स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब लू लगने के लक्षण देख लेते हैं। नंबर 1 है, पीड़ित व्यक्ति के सिर में तेज दर्द होता है जिसको लू लग जाती है एवं चक्कर आने लगते हैं। दूसरा है, पीड़ित व्यक्ति की आंखों की पुतलियां सिकुड़ने लगती हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, त्वचा शुष्क हो जाती है, मुंह सूखने लगता है और बार बार प्यास लगती है। चौथा पॉइंट, पीड़ित व्यक्ति की श्वसन क्रिया की गति तेज होती है जिसके कारण उसे श्वास लेने में असुविधा होती है। पॉइंट नंबर 5, शरीर का तापमान बढ़ जाने के कारण चेहरा एकदम लाल हो जाता है तथा नाड़ी भी तेज चलने लगती है। पॉइंट 6 है, पीड़ित व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। और पॉइंट 7 है, लू के अति प्रकोप होने पर व्यक्ति मूर्छित यानी कि बेहोश हो जाता है। साथ ही तेज बुखार भी आ जाता है जिसको लू लग जाती है। तो ये कुछ क्या हमने देखे, लू के सिम्टम्स देखे। अब इसको डायग्नोज किस तरह से करना है, इसका उपचार कैसे करना है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो लू लगना एक घातक आकस्मिक रोग है। इसका तुरंत उपचार आवश्यक है तथा इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके उपचार को देख लेते हैं कुछ पॉइंट के माध्यम से। नंबर 1, पीड़ित व्यक्ति को छायादार एवं हवादार स्थान पर लिटाना चाहिए। पॉइंट 2 कहता है, उसे ठंडे पानी से नहलाना चाहिए जिसको लू लगी हो। पॉइंट 3, रोगी के सिर पर बर्फ की थैली रखनी चाहिए। पॉइंट 4, रोगी के हाथ पांव को ठंडा रखने के लिए हाथ पैर में मेहंदी लगानी चाहिए। और पॉइंट 5 कहता है, प्याज का रस एवं कच्चे आम को पकाकर खाने के लिए देना चाहिए तथा इसमें आम का पन्ना भी लाभदायक होता है। आम पन्ना आप सभी जानते हैं गर्मियों में होता है और बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो आम का पन्ना भी लू के उपचार में काफ़ी लाभदायक होता है। तो ये तो हमने जान लिए फ्रेंड्स, क्या लू से और जलने से कैसे बचा जा सकता है, कुछ उसके उपचार, उसके लक्षण देख लिए। अलग अलग टाइप के हमने बर्निंग देखी। अब देख लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। किस रोग में कंबल लपेटकर बचाया जाता है? बताइए। किस प्रकार का तेजाब गिर जाने पर शरीर का अंग जल जाता है? क्वेश्चन 3 है, लू लगने पर किए जाने वाले 2 उपचार बताइए। क्वेश्चन 4 है, डूबने की घटना में सर्वप्रथम क्या उपचार करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति डूब गया है तो सर्वप्रथम आपको किस तरह का उपचार करना चाहिए?
तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे बहुत ईजिली, क्योंकि बहुत ईजी हैं और हमने सभी कुछ पढ़ डाला है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को बार बार मैं कहती हूँ खुद सॉल्व कीजिए, अपने स्टेटमेंट में करने की यानी कि अपने लैंग्वेज में करने की कोशिश कीजिए। आपसे बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फिर भी नहीं होते हैं ना फ्रेंड्स। वैसे तो ऐसा है ही नहीं कि अगर आप वीडियोज़ को प्रॉपर देख रहे हैं, हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, बट फिर भी नहीं होते, कुछ ऐसा रह जाता है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। मैं आपको अपना हैंड रिटन नोट्स मेरा खुद भी है, इससे नहीं समझ में आता तो मैं वो प्रोवाइड कराऊंगी। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए, बताइए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रक्तस्राव, यानी कि जब ब्लीडिंग हो रही हो तो क्या करना है। सामान्य चोट या खरोच से शरीर के किसी भाग से ना तो अधिक रक्तस्राव होता है, ना ही उसका उपचार कठिन होता है। इस स्थिति में घाव पर ठंडा पानी डालने से रक्तस्राव रुक जाता है। सामान्य रूप से रक्तस्राव तेज धार वाले औजारों जैसे चाकू, ब्लेड, हंसिया आदि से कटने से होता है। अगर घाव गहरे हैं तो रक्तस्राव तेज होता है, जिससे अधिक मात्रा में रक्त की हानि होती है। मानव शरीर में रक्त प्रवाह का विशेष महत्व है, जो रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। रक्तस्राव दो प्रकार से होता है, बाह्य अंगों से रक्तस्राव और आंतरिक अंगों से रक्तस्राव। यानी कि खून सिर्फ बाहर से बहता हो वो नहीं, खून दो तरह से बहता है, बाहर से बहता है तो भी, और अंदर से भी ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग, जो कि दिखाई नहीं देती। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ रक्तस्राव को कैसे रोका जा सकता है, ये आपको इन फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा। अब देख लेते हैं बाह्य अंगों से रक्तस्राव। दुर्घटनाओं के कारण मनुष्य के शरीर में कई घाव हो जाते हैं, जिससे रक्तस्राव होता है। इस प्रकार के रक्तस्राव इसलिए होते हैं क्योंकि उक्त स्थान पर धमनी या सिरा कट या फट जाती है। बाह्य अंगों से रक्तस्राव निम्न दो प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 धमनी से रक्तस्राव, नंबर 2 सिराओं से रक्तस्राव। धमनी से रक्तस्राव रोकने के उपाय देख लेते हैं। धमनी के कटने या फटने से जो रक्तस्राव निकलता है वह गहरे लाल रंग का होता है। अगर कटी या फटी धमनी का स्थान हृदय के आसपास होता है तो रक्त हृदय के स्पंदन के साथ रुक रुक कर स्रावित होता है। इस प्रकार धमनी को प्रभावित होने पर रक्तस्राव हृदय की ओर से होता है। धमनी से होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय है। पहला कौन सा है? सर्वप्रथम घायल व्यक्ति को लिटा देना चाहिए, क्योंकि घायल व्यक्ति के खड़े होने की स्थिति में रक्तस्राव अधिक होता है। घायल व्यक्ति को ठीक प्रकार से लिटाने से रक्तस्राव कम होता है। पॉइंट 2 है, अगर घायल अंग की हड्डी नहीं टूटी हो तो घायल अंगों को ऊपर उठा देने से भी रक्तस्राव कम होता है। पॉइंट 3 है, घायल अंग के समीप के दबाव बिंदु को सही रूप से दबाने पर भी रक्तस्राव यानी कि जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है। और पॉइंट 4 में देखते हैं फ्रेंड्स, छोटे कटे फटे घाव को अंगूठे से दबाना चाहिए, तत्पश्चात तुरंत गाज या पट्टी बांध देना चाहिए। यदि अस्थि भंग की आशंका है तो पट्टी को अधिक नहीं कसना चाहिए। पॉइंट 5 है, घाव की गंदगी को एंटीसेप्टिक घोल, डिटॉल, सेवलॉन या स्प्रेड द्वारा साफ करना चाहिए। पॉइंट 6, घाव को स्वच्छ रुई, फलालेन या अन्य किसी मुलायम वस्त्र से ढकना चाहिए। पॉइंट 7, बर्फ की थैली घाव पर रखने से रक्तस्राव रोका जा सकता है। पॉइंट 8 है, रक्तस्राव रोकने के लिए टिंचर, आयोडीन तथा फेरिक क्लोराइड का उपयोग उचित रहता है। साथ ही फिटकरी के महीन चूर्ण को घाव पर लगाने से भी रक्तस्राव कम होता है। उपरोक्त उपायों से रक्त प्रवाह न रुकने पर डॉक्टरी सहायता लेनी चाहिए। डॉक्टरी सहायता शीघ्र उपलब्ध न होने पर उसी धमनी के दबाव बिंदु पर टूर्नाकेट बांधना चाहिए। टूर्निकेट हमने पढ़ा था ना क्या होता है, तो टूर्निकेट क्या है, बांधना चाहिए। तो ये हमने किसके बारे में जाना, अगर बाह्य अंगों से यानी कि बाहरी अंगों से खून बह रहा हो तो क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए उसके बारे में हमने जाना। और विशेषकर हमने धमनी से रक्तस्राव रोकने के उपाय जाने। तो ये हमने देखा किसके, धमनी से रक्तस्राव कैसे रोका जा सकता है उनके बारे में हमने जाना। फिर अब हम देखते हैं सिरा से रक्तस्राव रोकने के उपाय क्या, उनके बारे में देखते हैं। सिरा के कटने या फटने से स्रावित होने वाला रक्त अशुद्ध होता है। क्या होता है? अशुद्ध होता है तथा इसका स्राव हृदय की ओर होता है। ये गहरे रंग का होता है, जिसमें नीलापन भी होता है। इसमें रक्तस्राव समान गति से होता है। सिरा से होने वाले रक्तस्राव को रोकने के भी निम्नलिखित उपाय हैं।
पॉइंट 1 है घायल अंगों के नीचे की ओर झुका देने से रक्तस्राव कम होता है। पॉइंट 2, अगर घायल अंग की हड्डी नहीं टूटी है तो रक्तस्राव रोकने के लिए उसको अंगूठे से दबा देना चाहिए। पॉइंट 3, घाव को एंटीसेप्टिक घोल से साफ करना चाहिए। पॉइंट 4, घाव वाले भाग पर बर्फ की थैली रखने से भी रक्तस्राव में कमी आती है। पॉइंट 5, घाव पर टिंचर, आयोडीन, फेरिक क्लोराइड और फिटकरी का उपयोग भी रक्त प्रवाह को कम करता है। पॉइंट 6, रुई के एक साफ कपड़े से बने पैड को घाव पर रखकर पट्टी बांध देने से रक्तस्राव कम होता है। पॉइंट 7 है अगर रक्तस्राव बंद ना हो तो घाव के नीचे कसकर पट्टी बांध देने से भी रक्तस्राव पूर्णतः बंद हो जाता है। तो ये तो हमने क्या जाना, सिरा और धमनी से रक्तस्राव कैसे रोका जा सकता है उनके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। रक्तस्राव को रोकने में दबाव बिंदु की जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपको ये पता हो कि किस पॉइंट पे कहाँ पे दबाना है, कहाँ पे प्रेशर करना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी संख्या 6 होती है जो निम्न प्रकार स्थित, ध्यान दीजिए। श्वास नलिका के बगल में, कान के ठीक सामने की ओर, जबड़े से लगभग 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, हंसली की हड्डी से भीतरी भाग के पीछे की ओर, भुजाओं के अंदर की ओर, जांघ में मूत्राशय के निकट। जब धमनी और सिरा से अधिक रक्तस्राव हो तो निकट के दबाव बिंदु पर उचित दबाव डालकर रक्त प्रवाह स्राव को रोका जा सकता है। तो ये 6 जगह हैं जहाँ पे आप दबा करके क्या है, ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। अगर खून बह रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। ये 6 जगह के कुछ प्रेशर है, आप इन पे जो है पॉइंट करके आप जो है ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो ये तो हमने बाह्य अंगों के बारे में जाना। देख लेते हैं आंतरिक अंगों से किस तरह रक्तस्राव रोकना है। तो कई बार दुर्घटनाओं के पश्चात घायल व्यक्तियों के आंतरिक अंग प्रभावित होते हैं, जिसमें आंत, आमाशय, फेफड़े, हड्डियां एवं गुर्दे आदि प्रमुख है। शरीर के अंदर होने वाला रक्तस्राव 2 प्रकार का होता है, बाहर का भी 2 होता है। कैसा, धमनी से रक्तस्राव और दूसरा सिराओं से रक्तस्राव। हमने बाह्य का देखा। अब हमारा जो आंतरिक है ना, इसमें भी 2 प्रकार का होता है। कैसे, दर्शिता होने वाला आंतरिक रक्त प्रवाह तथा दर्शित ना होने वाला आंतरिक रक्त प्रवाह। ऐसे में टूटी हड्डियों के आसपास बाह्य रूप से कोई रक्तस्राव नहीं दिखाई नहीं देता, जबकि रोगों के थूक, मल मूत्र आदि के माध्यम से रक्त शरीर से बाहर निकलता है। जो रक्त प्रवाह बाह्य रूप से दर्शित होता है उसका उपचार कठिन नहीं है, लेकिन आंतरिक रक्त प्रवाह में रक्त प्रवाह के स्थान को ज्ञात करना कठिन होता है। इस स्थिति में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। अब इसके लक्षण देख लेते हैं फटाफट। तो घायल व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई एवं दुर्बलता का अनुभव होता है। त्वचा ठंडी होने लगती है, किसकी, जिसको इस तरह का रक्तस्राव होता है। पॉइंट 2, पीड़ित व्यक्ति के होंठ एवं मुंह का रंग नीला एवं पीला होने लगता है। पॉइंट 3, पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी की गति धीमी होने लगती है एवं वह मूर्छित हो सकता है। पॉइंट 4 है, पीड़ित व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है तथा पीड़ित व्यक्ति को रक्तस्राव के कारण सदमा लगता है। अब इसके उपचार देख लेते हैं। आंतरिक रक्तस्राव से पीड़ित व्यक्ति का निम्न प्रकार से उपचार किया जा सकता है। नंबर 1, पीड़ित व्यक्ति को तत्काल लिटाकर पूर्ण विश्राम देना चाहिए। पॉइंट 2, पीड़ित व्यक्ति को खाने पीने को कुछ नहीं देना चाहिए जिसको रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग हो रही हो। पॉइंट 3 है, पीड़ित व्यक्ति को चूसने के लिए बर्फ देनी चाहिए। पॉइंट 4 है, रक्त प्रवाह के स्थान पर बर्फ की थैली रखनी चाहिए, यानी कि जहाँ से खून बह रहा हो वहाँ पे बर्फ की थैली रखनी चाहिए। पॉइंट 5 है, वस्त्र परिधान को ढीला करके हवादार स्थान पर लिटाना चाहिए। पॉइंट 6, अगर घायल व्यक्ति की हड्डी टूटी हो तो उसे हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। और पॉइंट 7 है, घायल व्यक्ति का हौसला बढ़ाना चाहिए और तत्काल चिकित्सीय मदद की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये तो हमने जाने फ्रेंड्स, क्या आंतरिक अंगों से अगर रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग हो रही है तो उससे किस तरह से उपचार किया जा सकता है, इसके बारे में हमने जाना। आई होप ये टॉपिक आपका कवर हुआ हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि रक्तस्राव रोकने में टूर्निकेट की क्या भूमिका, क्यों बार बार टूर्निकेट बता रहे हैं, टूर्निकेट किस तरह से अपनी भूमिका निभाता वो भी देखते हैं। टूर्निकेट का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब रक्तस्राव अन्य उपायों से ना रुक रहा हो, यानी कि जब ये देखिए ये है टूर्निकेट, आपको दिख रहा है ना, ये देखिए इस तरह से टूर्निकेट क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो। तो इसका उपयोग तभी करना चाहिए कि जब आप सारे उपाय आपने आजमा चुके हो, सब कुछ करके आपने देख लिया हो, बट आप ब्लीडिंग नहीं रोक पा रहे हो, तभी टूर्निकेट का उपयोग होना चाहिए। यदि रक्तस्राव हाथ या पैर जैसे अंगों से हो रहा है तो रक्तस्राव को रोकने के लिए समुचित रूप से धमनी पर दबाव डालने के लिए टूर्निकेट का उपयोग उचित होता है। ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा है, आई होप फिगर के माध्यम से ये समझ में आ रहा होगा।
टूर्निकेट को निम्न प्रकार बांधा जाता है। पहले, टूर्निकेट बांधने के लिए कपड़ा लंबा, मोटी तह वाला और कम चौड़ी पट्टी का हो तो लाभदायक होता है। कपड़ों के बीच में एक सिक्का या मोटे गत्ते का टुकड़ा रखकर गांठ बांधिए। दूसरा है, मुलायम कपड़े के पैड को दबाव बिंदु पर रखकर पट्टी बांध देनी चाहिए। तीसरा है, साथ ही टूर्निकेट को प्रभावी ढंग से 2 बार लपेटकर गांठ लगा देना चाहिए। और तीसरा, आप लकड़ी के टुकड़े को गांठ में घुसाकर घुमाना चाहिए, जिससे टूर्निकेट कसा जाता है। इससे धमनी पर दबाव पड़ता है और रक्तस्राव कम होता है। पॉइंट 4 है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टूर्निकेट अधिक कसा ना जाए और समय समय पर इसको ढीला करके देखना चाहिए। यदि रक्तस्राव बंद हो गया है तो इसे हटा लेना चाहिए। आई होप ये जो टूर्निकेट हम बार बार पढ़ रहे थे ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा वेट किया करिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर चीज़ आपके बुक में ही है, कुछ अलग से नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा वेट किया करिए। आपके हर एक टॉपिक यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब सावधानियां देखते हैं कि टूर्निकेट का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, देख लेते हैं। पहला है, टूर्निकेट को आवश्यकता अनुसार ही कसना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही कसें। दूसरा है, समय समय पर टूर्निकेट को ढीला करते रहना चाहिए। तीसरा है, टूर्निकेट को ढीला करने पर भी रक्तस्राव होता रहता है तो उसे पुनः कस देना चाहिए। चौथा है, टूर्निकेट सदैव डॉक्टर से ही खुलवाना चाहिए, यानी कि आपने कर तो दिया टूर्निकेट का प्रयोग, पर जब भी टूर्निकेट खोलना हो तो आपको डॉक्टर से ही खुलवाना चाहिए थी। तो हमने जाना किसके बारे में, टूर्निकेट से जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के बारे में हमने जाना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नाक से रक्त प्रवाह के बारे में देखते हैं। नाक से रक्त स्राव को सामान्यतः नक्सीर फूटना भी कहा जाता है। आपको पता होगा, बहुत बच्चे होते हैं छोटे में है तो उनके नाक से खून निकलता है ना, अचानक से खून निकलने लगता है, फिर उनको बोलते हैं कि लिटा देते हैं सर को ऐसे करके, मतलब ऊपर की तरफ, जिससे खून रुक जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नक्सीर फूटना भी बोलते हैं, जो कभी भी हो सकती है। गर्मी के मौसम में नक्सीर फूटना सामान्य घटना होती है। नाक या सिर में चोट लगने से भी कभी कभी नाक से रक्तस्राव होता है। इसका उपचार क्या है, इस स्थिति में रोगी को खुली हवा में या खिड़की पर इस प्रकार बैठाइए कि उसका शरीर पीछे की ओर झुक जाए। अब पॉइंट 2 में देख लेते हैं, रोगी के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए। पॉइंट 3 में, रोगी श्वास मुंह से ले, नाक से ना सिनके। पॉइंट 4 है, बर्फ की थैली या कपड़े में बर्फ लपेट कर रोगी व्यक्ति की नाक और गर्दन पर रखिए। पॉइंट 5 है, एवार्ड गार्डनर तथा पीजे रोयल, ध्यान दीजिएगा, एवार्ड गार्डनर तथा पीजे रोयल्सन के अनुसार उपचार की प्रभावी निम्न प्रकार से की जाती है, यानी कि जो उपचार है उसको निम्न प्रकार से प्रभावी विधि से किया जाता है। कैसे, नंबर 1, रोगी को कुर्सी पर बैठाकर मुंह से श्वास दिलवाने का प्रयास करिए। दूसरा है, नाक के नीचे के नरम भाग को 10 मिनट तक अंगूठे व अंगूठी से दबाइए। पॉइंट 3, रोगी की गर्दन व नाक पर बर्फ का टुकड़ा लगाएं ताकि रक्त प्रवाह फिर भी बंद ना हो तो रोगी व्यक्ति को लिटाकर नाक पर बर्फ रखिए। उपरोक्त प्रवाह बंद न होने पर 5 मिनट के लिए ये प्रक्रिया पुनः दोहराइए। अब पॉइंट 4 में, यदि इन सभी उपायों से अपेक्षित लाभ नहीं मिलता तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। ये सारे जो भी हमने ये पॉइंट्स देखे, ये क्या है फ्रेंड्स, यही तो है हमारा फर्स्ट एड, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था इस पूरे चैप्टर को। तो इसी को हम फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अगर ये सब करने के बावजूद भी नाक से खून बहना बंद नहीं होता तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। रक्तस्राव कितने प्रकार से हो सकता है, नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दबाव बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, बताइए फटाफट, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। पॉइंट 3 है, टूर्निकेट के उपयोग कब किया जाना चाहिए, टूर्निकेट अभी देखा ना हमने, जैसे उसका उपयोग कब किया जाना चाहिए। और नक्सीर फूटना किसे कहते हैं, जिसको भी हमने अभी जस्ट ही पढ़ा है। तो ये तो फ्रेंड्स हमने कुछ टॉपिक कवर किए आज की क्लास में, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक देखे, बर्निंग देखा, नाक से रक्त प्रवाह देखा है, टूर्निकेट का प्रयोग देखा, बहुत सारे टॉपिक्स हमने आज की क्लास के माध्यम से किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, क्योंकि आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आपके सारे कॉन्सेप्ट को आई होप आज की क्लास में क्लियर कराया गया होगा, हर एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए,
क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब तो आप भी पढ़ सकते हो, बट आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बट बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, उसका एक रीज़न है कि अगर मैं हर एक सेंटेंस को, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने लगी तो ये हम जो सीरीज़ कर रहे हैं ना, हमारी बहुत लंबी खिंच जाएगी, जो कि मैं चाहती नहीं कि आप बोर ना होइए। मैं इसमें वही एक्सप्लेन करती हूँ जो कि आपको समझ में ना आए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, मेरी स्ट्रेटजी नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हम और किस तरीके से इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, जिसको और अच्छे से आपको समझ में ये सीरीज आ सके। तो मैंने तो अपना पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, कि आई होप आप समझ भी रहे होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे हमारा मूर्छा अथवा जिसको हम बेहोशी कहते हैं। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में जानेंगे। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मूर्छा का प्राथमिक उपचार, मिर्गी का दौरा यानी जिसको एपिलेप्सी हो जाती है वो पढ़ता है तो क्या लक्षण होते हैं उसके उपचार, हिस्टीरिया का दौरा, ऐसे बहुत सारी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ये क्लास करेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा ना। और कब पहुंचेगा? जब आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और जाते जाते फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए हमारे सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद।